हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। दिल्ली सल्तनत कुल कितने वंश थे? कुल पाँच वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन्हीं पांच वंशों को हमें 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक अध्ययन करना है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं और उनके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस श्रृंखला में हम लोग गुलाम वंश ने पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा और आज शुरू हम लोग कर रहे हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा लोग जानेंगे कि तुगलक वंश पूरी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक, यानी कि 94 वर्षों तक सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत का जो वंश था, यानी दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे उसमें सर्वाधिक समय तक अगर किसी वंश के शासकों ने शासन किया था तो वे थे तुगलक वंश के ही शासक, और ये 94 वर्षों तक शासन किए थे। और इसमें कुल मिलाकर के 6 से 7 शासक हुए थे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शासक थे। पहला था गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक शासक था। दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ। वह अपनी राजधानी परिवर्तन के लिए, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए तथा इसकी नीतियों की विफलता को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इसे पागल शासक की उपमा भी प्रदान की है। और तीसरा जो होता है, जो फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है, बहुत ही लोकोपकारी जन कल्याणकारी कार्यों की इसने किया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा गया। तो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं इसमें, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और इसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तुगलक कौन थे। तो ये जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इसके बचपन का नाम था गाजी मलिक, और गाजी मलिक के नाम से ही ये बलबन की से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ये रहा था। और इसके पिता जो थे वो मलिक तुगलक थे। ये बलबन का तुर्कदास था और माता इसकी जाट परिवार से जुड़ी हुई थी। यानी कि जो इसके पिता थे इनका नाम था मलिक तुगलक, ये बलबन की तुर्कदास हुआ करते थे, यानी बलबन के दासों में ये भी हुआ करते थे और इन्हें तुर्कदास कहा जाता था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम मलिक तुगलक था और इसकी माता जो थी वह एक जाट परिवार की महिला थी। इसलिए कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह 2 जातियों के मिश्रण से बने हुए थे, पैदा हुए थे। यानी कि जाट परिवार की महिला जो हिंदू वर्ग से जुड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मलिक तुगलक जो इस्लामिक व्यक्ति थे। तो इस प्रकार इतिहासकारों में बड़ा ही विभेद है और कहा जाता है कि बलबन के समय में ही, बलबन से पहले और बलबन के समय में ही मलिक तुगलक जो है इसके दास के रूप में यहाँ अपनी सेवा करना प्रारंभ किया और आगे चल करके अपनी योग्यता के बल पर मलिक गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी योग्यता, अपने प्रदर्शन, अपने कर्तव्य के बल पर इसने बाकी सुल्तानों के समय में बहुत ही अच्छे कार्य किए। इसको प्रसिद्धि तब मिली जब यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना में भर्ती हुआ, यानी सैनिक गुणों से परिपूर्ण था और अलाउद्दीन खिलजी योग्यता को प्रश्रय दे रहा था। योग्यता के बल पर ही अपने सेना में, अपने साम्राज्य में, अपने शासन प्रशासन में लोगों को ले रहा था। तो इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सेना में भर्ती कर लिया और मंगोलों के विरुद्ध इसने बहुत अच्छी सफलता प्रदान की। यानी कि मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक हुए थे, इसलिए मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छे सैनिकों तथा योग्य सेनापतियों को इसने लगाया था। उसी श्रृंखला में गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक को भी इसने मंगोलों के विरुद्ध सेना के सेनापति के रूप में इसे नियुक्त किया था, जहां गयासुद्दीन तुगलक ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया और इससे प्रभावित होकर के अब वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में तथा उसके दरबार से जुड़ा रहा। और आगे चल कर के जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जब उसके उत्तराधिकारी आते हैं, चाहे वो शिहाबुद्दीन उमर हो, मुबारक शाह खिलजी हो, चाहे नसीरुद्दीन खुसरो शाह हो। हालांकि नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय से ही गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी उत्थान में आ जाता है और अवसर पाकर नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन करके एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक के उत्थान की कहानी थी। अब आगे चल करके ये जो ही शासक बनता है, यानी कि 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करवा करके, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में नासिरुद्दीन खुसरो शाह की कैसे हत्या हुई, कैसे तुगलक वंश की स्थापना होती, इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो था शिहाबुद्दीन उमर, तीनों की संयुक्त वीडियो है, उसमें हमने बताया पूरी तरह से। यानी कि यह
उसको यानी नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करवा देता है, स्वयं सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने में इसके तुर्क अमीर, इसके तुर्क सरदार इसका बहुत ही सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि विद्वान कहते हैं कि इसका हाथ पकड़ करके उन्होंने शासन सत्ता बैठाया था। इसलिए इसने शासन सत्ता को प्राप्त करते ही अब अपनी मजबूती पर ध्यान दिया। सबसे पहले इसने अपने पुत्रों, इसके कुल 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रमुख था जूना खां, और जूना खां को इसने उलू खां की उपाधि प्रदान की थी। जूना खां को इसने उलू खां की उपाधि प्रदान की। बाकी और भी इसके 3 और पुत्र थे। सभी पुत्रों को इसने उपाधियां प्रदान करते हुए छोटे छोटे एकताओं के छोटे छोटे राज्यों के सूबेदार बनाया, इख्तियार बना करके सभी को अपने जो इसके सगे थे, इसके संबंधी थे, इसके परिवार वाले थे, सबको अपने दरबार में यह शामिल किया। अपने प्रशासन में सबको इसने जोड़ा और जो भी खिलजी वंश के लोग थे उनकी एक एक लोगों की इसने हत्या करवा दी, प्रशासन से, साम्राज्य से उन्हें दूर करवा दिया। अब आगे चल करके होता क्या है, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक के तथा उत्तर भारतीय राजपूत राज्यों को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, लेकिन उसके बाद के जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, चाहे वह शहाबुद्दीन, उमर मुबारक शाह खिलजी तथा नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इस प्रकार 4 से 5 वर्षों में उसके द्वारा जो एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जा चुकी थी, वह धीरे धीरे कहीं न कहीं स्वतंत्र होना शुरू कर दिए थे, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत शासक थे चित्तौड़, जालौर, नागौर तथा दक्षिण के जो राज्य थे वारंगल, होयसल, माबर और पूर्व में जो था बंगाल, ये सभी राज्य जिसका नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ये सभी राज्य अपने को स्वतंत्र कर चुके थे, स्वतंत्र कर दिए थे। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने के उपरांत इन राज्यों को विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिलाने की उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार हो चुका था उन्हें एक बार पुनः उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाए। तो इसके लिए उसने विजय अभियान प्रारंभ किए। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक कुल मिलाकर के 1320 से 1325 यानी कि कुल 5 वर्षों तक ही सुल्तान रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत को या तुगलक वंश को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में उसने पूरा प्रयास दिया। तो इसके इन स्वतंत्र होते हुए राज्यों को पुनः विजित करने के लिए तथा जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे उन्हें पुनः तुगलक वंश में या दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए उसने विजय अभियान प्रारंभ किया। तो आइए देखते हैं कि उसने कौन कौन से राज्यों के विजय अभियान को किया। तो सबसे पहला इसके विजय अभियान के तहत था तेलंगाना अभियान, जो 1321 ईस्वी में, और यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। यानी कि तेलंगाना जो दक्षिण में था, तेलंगाना यानी कि उसकी राजधानी होयसल हुआ करती थी, और यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को, जो आगे चल करके मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको इसके खिलाफ युद्ध अभियान में भेजा। चूँकि तेलंगाना या होयसल भी समय को देखते हुए, खिलजी वंश के कमज़ोर उत्तराधिकारियों को देखते हुए ये अपने को स्वतंत्र कर दिया था तथा दिल्ली सल्तनत में कर या भू राजस्व देना भी बंद कर दिया था। इसलिए सबसे पहले 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने एक विशाल सेना के साथ जूना खां के नेतृत्व में यहाँ के शासक यानी तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध इसने भेजा, और तेलंगाना प्रत्यक्ष रूप से अब की बार यानी कि अब गयासुद्दीन तुगलक के समय में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि पूरी तरह अभी तक करद राज्य बना दिया गया था। यानी कि इन राज्यों पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनके साथ करद राज्य यानी कि ये पूरे वर्ष कर प्रदान करेंगे, कर भेजते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली वहाँ लागू की थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में तेलंगाना की जो शासक थे उसे प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया जाता, युद्धभूमि में उन्हें बंदी बना लिया जाता, उनकी कुछ विद्वानों के अनुसार उसकी हत्या करवा दी जाती है, और तेलंगाना को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, और इसी तेलंगाना का नाम बदल करके अब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सुल्तानपुर कर दिया जाता है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तेलंगाना विजय प्राप्त की जाती है, और तेलंगाना विजय प्राप्त करने का जो मुख्य श्रेय होता है वह इसके जूना खां को जाता है, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है, और इसको विजित करके तेलंगाना या होयसल का नाम बदल करके अब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सुल्तानपुर कर दिया जाता है। तो ये तेलंगाना विजय थी। तेलंगाना विजय के बाद इसने जांचनगर जो उड़ीसा में पड़ता था 1324 ईस्वी में अभियान किया। चूँकि तेलंगाना से जस्ट बगल में जांचनगर उड़ीसा में स्थित था, और यहाँ पर
जो शासक थे उससे एक लंबी संघर्ष के उपरांत जाजनगर उड़ीसा को 1324 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। और यहाँ का जो शासक था वह भानुदेव द्वितीय था। और इसका वर्णन जो है राजमुंद्री अभिलेख में प्राप्त होता है, यानी कि भानुदेव द्वितीय को युद्ध भूमि में पराजित किया गया। और इन घटनाओं का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वह राजमुंद्री अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये तेलंगाना विजय, जाजनगर विजय तथा और भी कुछ छोटी छोटी विजयों को करता हुआ गयासुद्दीन तुगलक जो है आगे अब बंगाल की तरफ बढ़ता, चूँकि बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका था और उत्तर भारतीय राज्यों में राजपूत जो राज्य हुआ करते थे, चाहे वो चित्तौड़, जालौर, नागौर, ये सब भी स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का सोचना था कि हम वारंगल को विजय किए और वहीं बगल में जाजनगर उड़ीसा का विजय किए, और उसी के जस्ट बगल में उसका प्लान था, उसकी योजना थी कि हम बंगाल को पराजित करके बंगाल को अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उपरांत फिर राजपूत राज्यों को पराजित करने की योजना बनाएंगे। लेकिन उसने वारंगल को जीता, जाजनगर को जीता, और इसके बाद वहीं से जस्ट उसने बंगाल विजय की योजना बनाई। यानी कि बंगाल में उसने 1324 ईस्वी में उसने बंगाल विजय की योजना बनाई। और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे हरि सिंह देव हुआ करते थे। बंगाल एक संपन्न राज्य हुआ करता था, एक बड़ा राज्य हुआ करता था। उस बंगाल को जीतना गयासुद्दीन तुगलक के लिए अनिवार्य सा लगने लगा था। तो इस बार 1324 ईस्वी में अब वह बंगाल विजय करता हुआ तिरहुत पहुँचा, और तिरहुत विजय करता हुआ फिर वह दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था। और यहीं पर ऐसा दुर्भाग्य होता है कि बंगाल विजय करने के उपरांत वह तिरहुत विजय करता है, तथा तिरहुत विजय करने के उपरांत वह दिल्ली के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यही बंगाल विजय के उपरांत उसके पीछे उसके पुत्र जूना खां को कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इसकी मृत्यु का षड्यंत्रकर्ता जो है, जैसा कि हमने लिखा है, मृत्यु का षड्यंत्रकर्ता जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक को लगाया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां ने इसकी बंगाल विजय से, चूँकि बंगाल विजय करने के उपरांत बहुत सारी मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई थी, और धन संपदा तथा एक विस्तृत राज्य बंगाल को जीतने के उपरांत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ऐसा संदेश भिजवाया गया कि इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, इसलिए आपके आने में, बंगाल विजय करने में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया जाए। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से पहले ही वही अफ़गानपुर, जो तुगलकाबाद को जिसने गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, तो तुगलकाबाद से जस्ट पहले ही अफ़गानपुर नामक स्थान पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया। सारा महल लकड़ी से निर्मित था, और वहीं पर भव्य स्वागत एवं सत्कार का आयोजन किया गया कि यहीं पर सुल्तान के आगमन में, बंगाल विजय करके सुल्तान के आगमन के लिए यहाँ स्वागत सत्कार का आयोजन किया जाएगा। और यही अफ़गानपुर में लकड़ी का पूरा महल निर्मित किया गया। और कहा गया कि 1325 ईस्वी में 1324 ईस्वी बंगाल की विजय करके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब अफ़गानपुर में पहुँचता है, तो लकड़ी का निर्मित जो महल होता है उसी में बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जाता रहा है। और वहीं पर कुछ जानवर भी रहते हैं, जिसमें हाथियों की भगदड़ से पूरा लकड़ी का महल गिर जाता है, और उसी में दब करके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और उसकी आगे की योजनाएं कहीं न कहीं वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में एक षड्यंत्र के तहत, यूँ कहा जाए कि बरनी, बदायूनी और कुछ इतिहासकार जिसमें हैं, एक काफ़ी इतिहासकारों बड़ा इसमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसकी मृत्यु के पीछे जूना खां का षड्यंत्र था, लकड़ी का महल बनवा करके उसे गिरा करके उसमें सुल्तान की हत्या करने की उद्देश्य से ही लकड़ी का महल निर्मित किया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लकड़ी का महल बना तो था, लेकिन वह दैवीय आपदा से, यानी कि वह दैवीय प्रकोप से गिरा और उसमें सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों उपलब्धियाँ 5 वर्ष, यानी कि बहुत ही कम समय तक, 1320 से 1325 ईस्वी तक ही गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक शासक था वह रह सका सुल्तान। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों में उसने कई कार्य किए, कुछ विजय प्राप्त की जिसको हमने देखा, लेकिन उसके द्वारा कुछ नए जो कार्य किए गए उसको हम देखते हैं। पहला था उसके तुगलकाबाद दिल्ली के निकट नया नगर, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तुगलकाबाद नामक शहर को किसने बसाया था। तो दिल्ली के निकट ही गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक
नगर बसाया था। नेक्स्ट होता है ये प्रथम सुल्तान था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, सभी कंपटीशन की दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि सबसे पहला ये सुल्तान था जो कृषि व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहा था, और कृषि हमारी अच्छी हो इसके लिए सिंचाई अच्छी होनी चाहिए, और सिंचाई जब अच्छी होगी तो कृषि प्रसन्नतापूर्वक कृषि में मन लगाएगा, कृषि का कार्य अच्छी तरीके से करेगा। तो इसके लिए उसने नहरों एवं कुओं का निर्माण किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे पहला सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया। हालांकि बड़े पैमाने पर निर्माण कराने का श्रेय तो प्राप्त होता है फिरोज शाह तुगलक को, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत करने वाला शासक जो था यह गयासुद्दीन तुगलक था। यानी कि कुओं और नहरों किस लिए? सिंचाई करने के लिए। सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो भू राजस्व अच्छा आएगा दरबार में, और भू राजस्व अच्छा आएगा तो कहीं ना कहीं राजकोष बढ़ेगा, और राजकोष बढ़ेगा तो एक समृद्ध राज्य बनेगा, समृद्ध साम्राज्य बढ़ेगा, और सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए उसने नहरों एवं कुओं का प्रथम निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। आगे भू राजस्व की दर को, उसका विचार था कि भू राजस्व ऐसे नहीं बढ़ा दिया जाए, भू राजस्व देख करके कृषि कैसी हुई है, किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का उत्पादन हुआ है, वहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, कृषक की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने भू राजस्व की दर को निर्धारित करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसका आदेश था कि एक वर्ष में, किसी भी वर्ष में बहुत ज़्यादा भू राजस्व न बढ़ा करके मात्र 1/10 से 1/11 से अधिक, यानी कि 1/10 या 1/11 की ही आप वृद्धि कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की वृद्धि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भू राजस्व वृद्धि की दर 1/10 से 1/11 से अधिक न करने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। वहीं जब पिछले सुल्तान में अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे तो उसने 1/2 या 50% तक भू राजस्व कर को लागू किया था, लेकिन इसने उस दर को हटा करके कर की दर को कम कर दिया था। लगभग अलाउद्दीन खिलजी को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग सुल्तानों के समय जो भू राजस्व की दर थी वह 1/3 से 1/5 के लगभग हुआ करती थी। तो ये दो व्यवस्थाएं। बाकी जो ये यातायात डाक व्यवस्था को उसने सुव्यवस्थित किया, यानी कि ये क्वेश्चन भी होता है कि डाक व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था पर सबसे पहले जो ध्यान दिया वह था गयासुद्दीन तुगलक। यानी डाक प्रणाली को और यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों के किनारे पेड़ पौधे तथा अच्छी सड़कें हों, सड़कें किस प्रकार हो, कितनी चौड़ी हों, इस पर सबसे पहले ध्यान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिया गया। और डाक व्यवस्था, यानी कि अगर एक संदेश को कहीं और दूसरी जगह पर भेजना है तो उसके लिए डाक व्यवस्था की शुरुआत इसी ने की थी। और इसके द्वारा चूँकि यह भी लोक कल्याणकारी शासक था, इसने निर्धनों की सहायता की। जो गरीब लोग थे, जो निर्धन थे, जिनके पास आवास नहीं थे, तो उनके लिए इसने आवास की भी व्यवस्था कराई, और उनके खाने पीने तथा उनके लिए भी इसने निर्धनों की सहायता की। यानी कि उन्हें जो उनको ज़रूरत है वह चीज़ें उसने प्रदान करवाई। तथा कन्याओं के विवाह, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की बेटी है, कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी इसने कन्याओं के विवाह, यानी कि विवाह के लिए भी इसने खर्चे प्रदान किए थे। तो ये बात भी निकल करके आती है। एक नया क्वेश्चन होता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि एक किला था, एक दुर्ग था जिसे 56 कोट का किला कहता है, इसने तुगलकाबाद के में ही करवाया था। यानी कि जो तुगलकाबाद नया शहर इसने बसाया था वहीं पर 56 कोट का दुर्ग या 56 कोट के किले का निर्माण भी तुगलकाबाद में इसने करवाया था। और इसका जो मकबरा था वह भी तुगलकाबाद में था। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने मकबरे का निर्माण कराया, और इसका जो मकबरा था वह भी तुगलकाबाद में था। और इसके मकबरे की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी कि वह पंचभुजी मकबरा था। आगे एक और क्वेश्चन बार बार TCS RO तथा अब तो दिल्ली अधीनस्थ या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जैसी परीक्षाओं में भी कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा, पूछा जा रहा कि निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से कैसे संबंध थे। तो निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से विद्वेषपूर्ण संबंध, यानी कि दोनों में बनती नहीं थी। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हुआ करते थे। इसके पहले के जो संत थे, जो नासिरुद्दीन खुसरो साहब था, वहाँ से तक तो निजामुद्दीन औलिया की बनती थी। लेकिन जो ही गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है तो किसी मामले को लेकर के दोनों में बहुत विद्वेष हो जाता है, और कभी भी गयासुद्दीन तुगलक तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध जो अच्छे नहीं रहे। यहाँ तक कहा गया था कि निजामुद्दीन औलिया जब
सुल्तान यानी गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए गया हुआ था, तो उस समय निज़ामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से संबंध और भी बिगड़ चुके थे। दोनों में बहुत विरोध हो चुका था, विरोधाभास हो चुका था, द्वेष हो गया था। तो ज्यों ही गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लिए गया हुआ था, तो बंगाल अभियान को जीत करके वह वापस लौट रहा था। तो वापस लौटने से पूर्व ही उसने निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनके लिए संदेश भिजवाया कि मेरे आने से पहले, यानी बंगाल विजय करके आने से पहले आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। तो इसी पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था सुल्तान से, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ करके चले जाने के लिए आदेश दिए थे। कब? जब वो बंगाल विजय करके लौट रहे थे। तो उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया ने ये संदेश दिया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि हुजूर सुल्तान अभी दिल्ली बहुत दूर है। और ऐसा कहा जाता है कि शायद इसकी हत्या, इसकी मृत्यु के बारे में सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को कुछ संदेह, कुछ भान हो चुका था कि इसकी मृत्यु की, इसीलिए उन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्त। तो ये वाक्य बार बार पूछा जाता है, ये किसने कहा है और किस सुल्तान के संबंध में कहा है? तो यह निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, उन्होंने कहा। और किस सुल्तान के संबंध में कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा है। आगे चल करके इसके द्वारा ये जो महत्वपूर्ण कार्य थे इसे हमें याद रखना है। और आगे चल करके इसके मृत्यु के षड्यंत्र, यानी कि हुनूज दिल्ली दूरस्त उन्होंने जो ही कहा, और उसी समय अफ़गानपुर में लकड़ी के महल में इसके यानी सुल्तान के स्वागत सत्कार का महोत्सव चल रहा था, और अकस्मात लकड़ी का पूरा महल गिर गया और उसमें दबकर सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पीछे सभी इतिहासकार अलग अलग बातों का वर्णन करते हैं, चाहे वह इब्न बतूता हो, चाहे वह बदायूनी हो। इब्न बतूता और बदायूनी ने यहाँ तक कहा है कि इसकी मृत्यु के पीछे जूना खां का षड्यंत्र था, लेकिन बाकी जो इतिहासकार हैं, चाहे वह बर्नी हैं, चाहे वह दूसरे इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि नहीं, लकड़ी का मकान गिरना दैवी आपदा थी, उसमें गिर वह आपदा आ गई और उसमें दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही कम वर्षों के लिए सुल्तान था, मात्र 1320 से 1325 वर्षों तक, 5 वर्षों तक इसने सुल्तान रहा। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों में इसने काफ़ी कार्य किए, जन कल्याण के लिए भी इसने कार्य किए, कुछ छोटे राज्यों की इसने विजय भी प्राप्त की, तथा कुछ ऐसे कार्य किए जिसके लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध रहा, जिसमें तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। और ये प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण कराया था। प्रथम सुल्तान था जिसने 1/10 से 1/11 से अधिक की भू राजस्व वृद्धि को रोक लगा दी। भू राजस्व की वृद्धि 1/10 से 1/11 से अधिक न करने की आदेश दिया, तथा डाक एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ या सुव्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। तथा इसने 56 कोट का किला, 56 कोट का दुर्ग तुगलकाबाद में स्थापित कराया, तथा इसने अपना मुकाबला तुगलकाबाद में स्थापित कराया, जो पंचभुजीय आकार का है। पंचभुजी होना उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक शासक था उसके बारे में ये महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आते हैं, और इन्हीं को कॉन्सेप्चुअल जब हम समझ लेंगे तो हमें बार बार बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने बोर्ड पर लिख दिया है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको 2-4 बार वीडियो पे जब आप सुनेंगे तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं सब तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, वह एक थोड़ा सा उसका कार्यकाल भी लंबा होता है और उसके द्वारा कई योजनाएं, कई विजय, काफ़ी उसके कार्य में उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस सेटों को बार बार सॉल्व करेंगे, सुनेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ओके थैंक्स।